मैं अनाथ थी। उस दिन भी मामी के कहने पर किचन में पकौड़े तल रही थी जब मामी गुस्से में आई और बोली, आज फिर तेरा रिश्ता आया है। अगर तेरी शादी हो गई तो मेरे बच्चों का सारा हक भी तेरे साथ दहेज में चला जाएगा। यह कहकर उन्होंने खोलता हुआ तेल मेरे चेहरे पर फेंक दिया। मेरा चेहरा पूरी तरह से जल गया। वो हंसने लगी और बोली, अब कोई तेरा रिश्ता नहीं लाएगा। मेरी हर आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। मैंने रात को रो रो कर ऊपर वाले से प्रार्थना की। फिर जब सुबह आंख खुली तो शीशा देखा। उस दिन भी मैं रोज की तरह रसोई में पकौड़े तल रही थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी और तेल की छन छन वैसे ही गूंज रही थी जैसे घर वालों की कड़वी आवाजें हर वक्त मेरे कानों में बजती रहती थी। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी जो है पिछले कुछ सालों से बिल्कुल एक जैसी थी, एक बोझ की तरह जो मैंने कभी खुद उठाना नहीं चाहा था। मैं मामा के घर पली थी, लेकिन कभी महसूस ही नहीं हुआ कि यह मेरा घर भी है। मामी की नज़रों में मैं सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह थी जिसे जितनी जल्दी हो सके उतार फेंकना है। हर शुक्रवार की तरह उस दिन भी मैंने चुपचाप से अपना काम में लगी हुई थी। घी की महक, प्याज की तेजी और आंखों में चुभती गर्मी, सब कुछ वैसा ही था। हाथ अपने आप चलते जा रहे थे, लेकिन मन कहीं और था। शायद इस उम्मीद से कि आज का दिन में कुछ बेहतर होगा। लेकिन उस दिन तो जैसे किस्मत ने मुझे तोड़ देने की कसम खा रखी थी। दरवाजा खुला, मामी अंदर आई। चेहरा तना हुआ था, चाल में गुस्सा था और आवाज में जहर। पास आकर बोली, आज फिर तेरा रिश्ता आया है, एक के बाद एक, जैसे तू कोई महारानी हो। क्या इस दुनिया की आंखें फूट गई हैं? मैंने नजरें झुका ली, कुछ कहने ही वाली थी। वो फिर बोल पड़ी, अगर तेरी शादी हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? सारा दहेज हमारे हिस्से से तेरे साथ चला जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। उनकी आंखों में नफरत के शोले थे। मैं थोड़ा पीछे हटने लगी। डर से मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन पकौड़े अभी भी तल रही थी, जैसे मेरे हाथों को अपनी चिंता ही ना हो। उन्होंने मेरी चुप्पी को और उकसावा देना समझा। बोला, अब क्यों नहीं बोल रही तू? अब क्या बहरी भी हो गई है क्या? इतना कहकर उन्होंने पास ही रखा बड़ा सा चम्मच उठाया जिसमें खोलता हुआ गर्म तेल था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक पल, बस एक पल में सब कुछ बदल गया। उबलता हुआ तेल मेरे चेहरे पर था। मैं चीख भी नहीं पाई, बस जमीन पर गिर पड़ी। वो बहुत तेज दर्द था। ऐसा था कि जैसे किसी ने मेरी जान ही निकाल ली हो। चीखें मेरे हलक में ही अटक गई थी, लेकिन मेरा सारा वजूद जो है कांप उठा था। आवाज़ इतनी तेज थी कि शायद सारी गली ने सुनी होगी, पर किसी ने ना तो दरवाज़ा खटखटाया था और ना ही आवाज़ दी थी। बस मामी की वह हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। अब देखना, कोई तेरा रिश्ता नहीं लाएगा। यह शब्द मेरे दिल में छप गए थे। चेहरा तो जला ही था, लेकिन आत्मा उससे कहीं अधिक झुलस गई थी। मैं जमीन पर तड़प रही थी, हाँफ रही थी और सोच रही थी कि क्या मैंने यही ज़िंदगी मांगी थी। रात को मैं बिस्तर पर पड़ी रही, दर्द से बेहाल थी, पर उससे भी ज़्यादा कहीं अंदर से टूटी हुई थी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। दिल में बस एक ही प्रार्थना मांग रहा था, ऐ ऊपर वाले, जो भी तू सुन रहा हो, जो भी सुन रहा हो, एक ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरी जिंदगी बदल दो। मुझे भी जीने का हक है। और फिर उसी दर्द, आंसू और प्रार्थना के साथ मेरी आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो मन में एक अजीब सी बेचैनी भरी हुई थी। कुछ ठीक सा महसूस नहीं हो रहा था, जैसे कुछ बदल चुका हो या बदलने वाला हो। कमरे में सब कुछ अपनी जगह था। वही दीवारें, वही टूटी हुई चारपाई, वही खिड़की जिससे धूप की हल्की सी किरण अंदर आ रही थी। लेकिन उस सुबह हवा भी कुछ कह रही थी। मेरे माथे पर पसीना था, पर ठंड लग रही थी। मैं धीरे धीरे उठी और बिना सोचे समझे आईने की तरफ बढ़ गई। शायद आदत थी खुद को देखने की, या ये जानना की कोशिश कर रही थी कि आग ने मुझ में क्या बचाया है। आईने के सामने पहुंची तो कुछ पल यूं लगा और ऐसे ही खड़ी रही, जैसे किसी अनजान सच्चाई ने मेरी सांसें थाम ली हों। मैं सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी कई सालों से ऐसी ही थी। अनाथ होने का बोझ मेरे कंधों पर था और खिदमत एक ऐसा फर्ज बना दिया गया था जिसे मैंने कभी नहीं चाहा था। मैं मामी की छांव में पल तो रही थी, लेकिन कभी ऐसा एक पल के लिए भी नहीं लगा था कि मैं उस घर की हूँ। कल मेरा चेहरा पूरी तरह से जल गया था। आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जिन्हें कोई रोक नहीं सकता था। जलन की तपिश बाहर से कम थी, अंदर की टूट उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक थी। हर आंसू जैसे किसी जली हुई आत्मा को
दर्द दे रहा था। दीवारें मेरे दर्द से टकराकर गूंजती और फिर उसी चुप्पी में लौट जाती। ना कोई दवा, ना कोई महरम, बस कुछ आंखें थी जो मुझे यूं देख रही थी जैसे मैं कोई तमाशा हूँ। और उन आंखों के बीच में गूंज रही थी मामी की हंसी, जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। अब कोई राजकुमार तेरे सपने में नहीं आएगा और ना ही कोई तेरा रिश्ता लेकर आएगा। यह बोझ अब सिर्फ हमारे सिर पर ही रहेगा। उनके यह शब्द बार बार लगातार मेरे कानों में किसी शराब की तरह गूंज रहे थे। मैं फर्श पर पड़ी थी, बिल्कुल बेजान। कभी कुछ सुनाई देता तो कभी कुछ सुनाई ही नहीं देता, जैसे मेरी सांसें चल रही थी पर मैं मर चुकी थी। मेरी उंगलियां जमीन पर रेंग रही थी, शायद जैसे खुद को ढूंढ रही हूँ। कोई अंदर से चिल्ला रहा था, यह सपना है, सिर्फ सपना। मामी ने मुझे खींचकर कमरे में घसीटा, एक पुराना सा गद्दा बिछाया और मुझे वहां पे पटक दिया। फिर दरवाजा बंद और सब खामोश। रात ढलती गई, शरीर अकड़ा हुआ और आंखें खुली थी। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। जब थोड़ा होश आया तो मुंह से निकला, ए ऊपर वाले, बस यही कहा और फिर सब जगह अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने जिंदगी का दरवाज़ा मेरे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। सांसें चल रही थी पर जिंदगी वहाँ कहीं रुक गई थी। जिस चेहरे से मेरी पहचान थी वह अब राख बन चुका था। जिसकी आंखों में सपने पलते थे वह अब राख से भी हल्के निकल लग रहे थे। जो इज्जत, जो उम्मीदें, सब कुछ एक चम्मच तेल से भस्म हो गया। जब आंखें खुली तो रोशनी बहुत तेज थी। पल भर को लगा कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ। फिर हिलने की कोशिश की पर जैसे कोई बोझ मेरे पूरे वजूद पर रख दिया गया हो। नाक में दवाओं की महक थी, पट्टियों की गंध और डॉक्टर और नर्स की आवाज़ें। हर दिन पट्टियाँ बदली जाएंगी वरना चेहरा और बिगड़ जाएगा, किसी ने ये कहा था। एक बात और सुनाई दी थी, चेहरा बहुत गहरा जल गया था, अब उम्र भर यही चेहरा रहेगा। मैंने इस नज़र इधर उधर घुमाई, सब कुछ धुंधला था। सिर्फ खिड़की से आती धूप और बाहर के पत्तों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। मैं कुछ कहना चाहती थी पर आवाज़ अंदर ही कहीं दब गई थी। गला सूख गया था, होंठ फटे थे और आंखों में जैसे किसी ने रेत डाल दी हो। एक नर्स मेरे पास आई, उसने मेरा माथा छुआ और मुस्कुराई। तुम होश में आ गई। मैंने मुश्किल से सिर हिलाया। उसने मेरी नब्ज देखी और कहा, बहुत हिम्मत वाली हो तुम। ऐसी सिचुएशन में जिंदा बच पाना खुद में एक चमत्कार के जैसा है। पर सच कहूँ, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जिंदा हूँ। मेरी सांसें चल रही थी पर मेरी ज़िंदगी शायद उसी पल ख़त्म हो गई थी जब मेरी मामी ने गर्म तेल का वो चम्मच उठाई थी। मेरा मामा एक बार मुझे देखने के लिए आए थे। कमरे में कुछ पल खामोश बैठे रहे और फिर चले गए। ना कोई सवाल किया और ना ही कोई तसल्ली दी, बस एक नज़र से देखा जो पहले जैसी नहीं थी। उनकी आंखों में वह अपनापन नहीं था, ना वह एहसास था जो कभी मेरी तरफ से था। शायद उन्हें भी डर था कि कहीं मैं अब पहले जैसी ना रहूं। उनके जाने के बाद सबसे पहला सवाल जो उठकर मेरे कानों में गूंजा, चेहरा देखने के काबिल भी है क्या? किसी ने कहा, पूरी तरह राख बन गया। डॉक्टर ने धीरे से जवाब दिया, अभी कुछ कहना मुश्किल है, जख्म गहरे हैं, पट्टियाँ नहीं हटाई जा सकती। चुप थी लेकिन अंदर कुछ फूट पड़ा था। मैंने प्रार्थना की, ऊपर वाले मुझे अब उठा ले। अगर अब यही ज़िंदगी है तो मौत शायद इससे ज़्यादा सुकून देगी। यह शब्द जैसे किसी तेज़धार छुरी की तरह मेरी आत्मा में उतर गए। मैं बिस्तर पर लेटी थी पर हर बात, हर सांस जैसे कोई बोझ बनकर टूट रही थी। डॉक्टर ने कहा कुछ हफ्ते लगेंगे। जब तक इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्हीं दिनों एक नर्स आई, उसका नाम दिया था। वह अपने नाम की तरह ही मेरे अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी लेकर आई। वह रोज़ मेरी पट्टियाँ बदलती, मेरे सिरहाने पर बैठती, कभी चुपचाप हाथ पकड़कर बस कहती, तुम बहुत बहादुर हो, कमज़ोर मत पड़ना। मैं कुछ नहीं बोलती थी, बस आंखें बंद कर लेती, जैसे उनकी बातों को महसूस कर रही हूँ। दिया अब कोई अजनबी नहीं रह गई थी, वह एक साया बन गई थी जो हर दिन मुझे थोड़ा संभाल लेती थी। 5वें दिन डॉक्टर ने इजाज़त दी, अब इसे थोड़ी देर बैठाया जा सकता है। नर्सों ने मेरी मदद की, मुझे सहारा दिया। मैं धीरे धीरे उठी और बैठ गई। बिस्तर के ठीक सामने एक शीशा रखा था जिस पर अखबार चिपकाया गया था। शायद किसी ने मेरे लिए ही किया होगा या फिर वह खुद भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना चेहरा देखूं। पर सच्चाई यही थी, मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद से आंख मिला सकूं। मैं जानती थी सच से भागना
मुमकिन नहीं होता। लेकिन उस वक्त उस जले हुए चेहरे को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। उन दिनों मैंने अपने आप से बातें करना सीख लिया था। जब कोई नहीं होता तो मैं अपनी सोच में खुद से कहती, मेघना यह तुम ही हो, और जवाब में बस खामोशी मिलती। एक दिन मेरी मामी की बेटी नीलिमा मेरे पास आई। शायद पहली बार दिल से कुछ कहा। मेरा हाथ पकड़कर बोली, जब कुछ समझ ना आए ना तो ऊपर वाले को याद कर लेना, वह कभी साथ नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं। मामी की बेटी मेरी ही उम्र की थी, पर दिल से अपनी माँ के जैसे बिल्कुल भी नहीं थी। पहली बार मैंने किसी की आंखों में मेरे लिए हमदर्दी देखी थी। उसकी आंखों में सवाल नहीं थे, सिर्फ सन्नाटा था जो कहता था कि मैं समझती हूँ। एक दिन मुझे देखकर धीमे से कहा, जब कुछ समझ ना आए तो ऊपर वाले को याद कर लेना, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। उसकी यह बात सुनकर पहली बार दिल में कुछ हलचल सी हुई, जैसे अंदर जमी हुई बर्फ थोड़ी पिघलने लगी हो। उस रात मैंने हिम्मत करके प्रार्थना की, बिना किसी की शिकायत के, बिना कोई सवाल किए, बस चुपचाप दिल से निकले वह टूटे शब्द जैसे आसमान तक पहुंच गए थे। 15 दिन गुजर गए और डॉक्टर ने कहा, अब हम पट्टियाँ धीरे धीरे हटाएंगे। नर्स ने झिझकते हुए बोला, थोड़ा सा दर्द हो सकता है, लेकिन अब यह ज़रूरी है। पर मुझे अब जिस्म के जख्मों से डर नहीं लगता था। जो टूटना था वह अंदर बहुत पहले ही टूट चुका था। पट्टियों के नीचे से पहली बार एक हल्की सी हवा की लहर मेरे चेहरे से टकराई और मुझे उस लम्हे थोड़ी सी राहत महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरे दर्द पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। डॉक्टर बोले, कुछ दिन बाद आईना दिखा सकते हैं। मैंने बस गर्दन हिला दी, पर दिल के अंदर फिर से वही कसर उठने लगा था। उस रात कमरे में कोई आया। कमरे की आहट जानी पहचानी सी थी। वो मामी थी। धीरे से पास आकर बोली, तेरी वजह से खानदान में थू-थू हो रही है। सब पूछ रहे हैं क्या हुआ। मैं चुप रही। उनके शब्दों का मतलब मैं समझती थी, पर कहने को मेरे पास कुछ नहीं बचा था। फिर वह धीरे से झुकी और जहर घोलती जुबान में बोली, बस कोई तुझे अपना ले, वरना उम्र भर इसी कमरे में पड़ी सड़ती रहेगी। दरवाज़ा बंद हुआ और अंदर एक सन्नाटा भर गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, वह जो जुबान पर नहीं आती पर आत्मा को चीर देती थी। उस रात मैंने एक बार भी फिर उसी ऊपर वाले से रो रो कर प्रार्थना मांगी, पर इस बार प्रार्थना में डर नहीं बल्कि एक टूटे इंसान की सच्ची उम्मीद थी। हॉस्पिटल से लौटना मेरे लिए घर लौटना नहीं था, वो एक कैद की शुरुआत थी। कमरा वही, पुरानी दीवारें, पुराना टूटा बिस्तर और वो एक खिड़की जहाँ से रोशनी कम, धूल ज़्यादा आती थी। बस एक चीज़ नहीं थी, वो खामोशी जो अब मेरे साथ रहने लगी थी। मामी ने मुझे बैठक के पिछले हिस्से में एक अलग कमरा दे दिया था। कहा, लोगों के तेरा चेहरा ना दिखे, अच्छा होगा, वैसे भी हमें बदनामी नहीं चाहिए। दरवाजे के बाहर से ताला लग जाता और दिन में मेरे लिए बस एक बार खाना रख दिया जाता, जैसे किसी कादी के लिए थाली सरकाई जाती है। मामा अब मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, जैसे मैं कोई बोझ हूँ या फिर कोई डर, ऐसा डर जो आंखों से टकराकर शर्म दिला दे। मैंने वक्त को पकड़ने की कोशिश की, दीवार पर अपनी उंगलियों से एक एक दिन निशान बनाने लगी। हर बार सूरज की रोशनी बदली, मैं दीवार पर एक लकीर खींच देती, जैसे हर नया दिन मेरी सज़ा की गिनती में एक और दिन बढ़ा देता है। एक दिन अकेले बैठे बैठे मैंने कमरे में एक पुरानी अलमारी खोली। अंदर कुछ सामान रखा था, मिट्टी में सना हुआ, वक्त से धूल में लदा हुआ। उसी मिट्टी में कुछ दबा हुआ था, पर वो किताब जैसे बरसों से मेरा इंतज़ार कर रही थी, जैसे किसी ने उस अलमारी में उसे सिर्फ मेरे लिए छुपा कर रखा हो। मैंने उसे कांपते हाथों से उठाया और सीने से लगा लिया। वह एक पुरानी किताब थी जिसका नाम था तू भी कोई जख्म सा है। धूल सी सनी हुई थी उस किताब पर उसके पन्नों में जैसे मेरी अधूरी आवाज़ बसी थी। उस दिन से मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया
हर पन्ना मेरी ज़िंदगी को आईना दिखाने लगा। हर मोड़, हर दर्द, हर सवाल जिसे उस किताब ने मेरे अंदर से ही निकाला हो, जैसे मैंने पहली बार पढ़ा तो आवाज़ मेरी अपनी नहीं लगी। तकलीफ़ से टूटती सांसें और हर लाइन में कोई ऐसी ठंडक थी जो मेरे अंदर की आग को शांत कर रही थी। कुछ पंक्तियाँ मैं बार बार पढ़ती, जैसे अपने आप से ही कोई सवाल कर रही थी और हर बार जवाब वही खामोशी दे रही थी। और अब मेरी सबसे गहरी दोस्त बन चुकी थी। वो किताब अब मेरे लिए मरहम बन चुकी थी। मैं रो रो कर प्रार्थना करती रही। चेहरे की जलन तो अब भी महसूस होती थी, पर अंदर कहीं एक हवा चलने लगी थी, जैसे बंजर ज़मीन पर पहली बार मैंने उस रोज़ का मामूल बना लिया था। ना कोई दवा थी, ना कोई मरहम, बस वही किताब, मेरी प्रार्थनाएं, मेरी उम्मीद। दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश उठी थी, क्या सब कुछ वापस आ सकता है? क्या मैं फिर से मुस्कुरा सकती हूँ? पर फिर खुद को रोक लेती, नहीं, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, दुनिया की दौड़ नहीं। रात को जब पूरा घर सो जाता तो मैं उस किताब को चुपचाप लेकर खिड़की के पास चली जाती। कमरे की हल्की सी रोशनी में घंटों बैठी उस किताब को पढ़ती रहती। आंखों से आंसू बहते, पर अब वो आंसू जख्म को बढ़ाते नहीं थे, बल्कि जैसे अंदर की तकलीफ को धो रहे हों। कभी कभार मामी बाहर से ताने देती, इतना पढ़ने से क्या तेरा चेहरा वापस आ जाएगा? वो बस हमेशा यही कहती, ऊपर वाला कोई चमत्कार नहीं करता, लोग तेरी शक्ल देखकर अब मुंह मोड़ते हैं और यही हकीकत है, इसे मान लो। अब मैं चुप रहती। उनकी बातों का असर अब कम होने लगा था। अब जैसे कुछ कहना होता तो मैं हाथ उठाकर ऊपर वाले से कहती, जो बेहतर समझे वही मेरे लिए करना। कुछ दिन बाद मामी मुझे दोबारा से हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने कहा कुछ सुधार तो हो रहा है, पर रफ्तार बहुत धीमी है। मामी ने सुनते ही फिर ताना कसा, देखा, ऊपर वाला कोई चमत्कार नहीं करता, यह सोचती है कि कोई करिश्मा आकर इसे ठीक कर देगा। डॉक्टर खामोश रहे। मैंने अपनी नज़रें झुका ली, पर दिल में बस वही किताब की कुछ पंक्तियां गूंज रही थी। सब्र अगर साथ बन जाए तो दर्द भी तसल्ली देने लगते हैं। और फिर एक दिन मामी मेरे कमरे में आए, हाथ में एक पुरानी चादर दी, धीरे से बोली, यह तेरी माँ की है, शायद तुझे याद हो। मैंने चादर को हाथ में लिया और पहली बार कुछ महसूस किया, जैसे बीता हुआ कल मेरे सामने खड़ा हो गया हो। उस चादर की महक, वह मुलायम कपड़ा, सब कुछ जैसे मेरे जख्मों पर एक नरम पर्दा बन गया हो। उस दिन पहली बार मैंने आंसुओं को रुकने नहीं दिया, मैंने उन्हें बहने दिया, क्योंकि अब हर एक आंसू नया पन्ना लिख रहा था मेरी वापसी की कहानी का। उसी रात मैंने अपनी माँ को सपने में देखा। वह सफ़ेद कपड़ों में थी, बिल्कुल शांत, मुस्कुराती हुई, कुछ बोली नहीं, बस मेरे पास आई, मेरे माथे, हाथ और पैरों पर हल्के से हाथ रखा और फिर जैसे अचानक हवा में घुल गई हो। मैं एकदम से चौंक उठी, पसीने में भीगी हुई थी, लेकिन दिल के अंदर कोई हलचल रुक नहीं रही थी। मैंने माँ को याद किया, वह उनका हाथ, वह मुस्कान, जैसे कोई इशारा दे गया हो, बेटा हारना मत, हिम्मत रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उस दिन से मैंने अपना दिन की शुरुआत एक प्रार्थना से करना शुरू कर दिया, और रात में वही किताब, वही प्रार्थना, और रोते रोते नींद की गोद में चले जाना। अब जैसे यह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। नींद भी अब प्रार्थना जैसे लगने लगी थी। एक रात जब मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो गई तो कुछ ऐसा हुआ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने देखा जैसे कोई दरवाज़ा खोला हो और मैं किसी अनजानी हल्की सी रोशनी की तरफ बढ़ रही हूँ। आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा था,
सिर्फ वो सफ़ेद रोशनी थी जो हर कदम पर चमक रही थी। फिर उस रोशनी के बीच एक चेहरा नजर आया। ना वह पूरी तरह मर्द था और ना औरत, बस एक रोशनी जैसा खास था। आंखों में अजीब सा सुकून था, होंठों पे सुकून और भरोसे से भरी मुस्कुराहट। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा सब्र अब खत्म होने को है, बस एक मुश्किल मोड़ बाकी है। मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा पर जुबान जैसे बंद थी। फिर भी वह आवाज़ मेरे अंदर उतरती चली जा रही थी, जैसे दिल की गहराई में किसी ने एक उम्मीद का बीज डाल दिया हो। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया पर छुआ नहीं, बस एक एहसास हुआ जैसे मेरे जिस्म के आर पार कोई हल्की गर्मी बह रही हो। और उसी पल मेरा सपना टूट गया। मैं पसीने पसीने हो गई थी, सांसें इतनी तेज चल रही थी कि दिल जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर आना चाहता हूँ। कमरे में अंधेरा था पर अजीब सा लगा, जैसे अभी भी वहाँ कुछ रोशनी बाकी थी। मैंने फिर एक बार आंख बंद की और वही प्रार्थना दोहरा दी जो अब मेरी सबसे मजबूत दीवार बन गई थी। उस रात कमरे में मेरी अपनी आवाज़ गूंज रही थी, ना चीख ना सिसकियाँ, बस एक ऐसी आवाज़ जिसमें कोई अलग ही ताकत थी, जैसे अंदर से मुझे किसी ने थाम लिया हो। मैं पूरी रात जागती रही और पहली बार मैंने खिड़की के बाहर से आती सूरज की पहली किरण देखी थी। वह कोई आम रोशनी नहीं लग रही थी, जैसे ऊपर वाले ने मुझे कोई इशारा किया हो। मैंने धीरे से खिड़की से पर्दा हटाया और बस देखती रही। परिंदे उड़ रहे थे, हवा में किसी फूल की धीमी सी खुशबू थी। शायद कहीं दूर कोई फूल खिला हो या शायद मेरे अंदर कोई नया एहसास उग रहा हो। अगले दिन नीलिमा कमरे में आई, वही नीलिमा, मामी की बेटी, जिसकी आंखों में कभी कभी एक अजनबी सी हमदर्दी झलकती थी। मैंने उसे देखा और धीमे से कहा, कल रात मैंने एक सपना देखा, अजीब सा था लेकिन जैसे सच्चा हो। उसने पूछा, क्या देखा? मैंने नज़रें झुका ली, फिर बहुत धीरे से कहा, किसी ने मुझसे कहा कि सब्र अब खत्म होने वाला है, बस एक मुश्किल मोड़ बाकी है। नीलिमा थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर बोली, कभी कभी सपने असल ज़िंदगी से ज़्यादा सच्चे होते हैं। शायद ऊपर वाला तुझे धीरे धीरे तैयार कर रहा है। मैं चुप हो गई, लेकिन दिल के अंदर कोई मीठा सा एहसास अब भी रह गया था। उसी रात मामी फिर खाना लेकर आई, थाली ज़मीन पर रखी और झुंझलाहट से बोली, अब क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है? कल तूने कौन सा सपना देख लिया? और मैंने बस इतना कहा, जो ऊपर वाले की तरफ से होता है वही देखा है। वो हंस दी और दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैंने उसी दिन अपनी पुरानी डायरी निकाली और पहले पन्ने पर बस इतना लिखा, अगर यह दुख की आखिरी रात है तो अगली सुबह रोशनी ज़रूर होगी। अब हर दिन की शुरुआत मैंने प्रार्थना से करना शुरू कर दी और हर रात उसी पर ख़त्म होती। मैं इतनी थक जाती कि रोते रोते ही नींद आ जाती थी, लेकिन अब नींद भी जैसे किसी प्रार्थना का हिस्सा बन गई थी। 5 दिन बीत गए, डॉक्टर दोबारा आए, चेहरे की कुछ नई तस्वीरें ली और रिपोर्ट तैयार की। कुछ देर बाद उनकी आवाज़ आई, रिस्पॉन्स थोड़ा सुस्त है, लेकिन अभी उम्मीद बाकी है, कुदरत अपना काम कर रही है। नीलिमा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मेघना, यही शायद वही मुश्किल वक्त है जिसकी तुम बात कर रही थी। और मैंने चुपचाप सिर हिलाया। मुझे अब डर नहीं लगता था, बल्कि जैसे किसी नए जन्म का इंतजार। अगली सुबह मामी किसी से कह रही थी, अब इसकी शक्ल दिखाने लायक नहीं रही। अगर किसी ने रिश्ता भी भेजा तो वह इसे देखकर खुद ही इनकार कर देगा। पहले ऐसे शब्द मुझे जहर लगते थे, लेकिन अब जैसे सिर्फ आवाज़ बनकर रह गए थे, खाली और बेअसर। उस शाम मैं अपने कमरे में बैठी थी। मैंने नीलिमा से कहा, मैं खुद को देखना चाहती हूँ। उसने हैरानी से पूछा, अभी? मैंने कहा, अभी नहीं, लेकिन जब वक्त आएगा मुझे हिम्मत चाहिए होगी। वो बोली, जब तू कहेगी मैं शीशा लेकर आऊँगी। उस रात मैंने फिर प्रार्थना की, लेकिन इस बार बिना कोई शब्द बोले, बस आंखें बंद की और दिल से कहा, बस वही देना जो मेरा यकीन बचा हो। अब कुछ तो बदल गया था। अब मैं चेहरा छुपाने की बजाय उसे अपनाने लगी थी। अपनी इस हालत को
अब मैंने समझना नहीं अपनाना सीख लिया था। नीलिमा ने मुझसे कहा, चाहे तो हल्का सा शीशा देख सकती हो, धुंधला होगा जैसे धूप में अक्स बनता है। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, नहीं, मैं खुद को जब देखूंगी जब मैं पूरी रोशनी में होंगी, अभी नहीं। अब मैं अपने हाथों से अपने चेहरे को महसूस करने लगी थी, जहाँ नरम था, जहाँ सख्त। उंगलियां हर जगह से गुजरती थी, जैसे कोई नक्शा बन रहा हो। अब मैं खुद को बिना शीशे के पहचानने लगी थी। एक रात मुझे फिर वही सपना आया, वही चेहरा, दूर से। ना कुछ कहा, ना कोई आवाज़ की, बस हाथ से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, बस अब तुम बहुत पास हो। मैं जाग गई। पहली बार मुस्कुराहट से आसमान की तरफ देखा। अब कोई डर नहीं था। अगर कोई इम्तिहान बाकी भी था तो मैं उसके लिए अब तैयार हो गई थी। सुबह मामूली सी आवाज़ आई, उठ जा, कुछ रिश्ते वाले आ रहे हैं। ये सुनते ही जैसे मेरा वक्त ठहर गया, लेकिन अंदर एक अजीब सा सुकून भर गया था। ना मैंने यह पूछा था कि कौन आ रहा है, ना जानने की कोई ख्वाहिश हुई। बस दिल की धड़कन टूटी, जैसे कोई अलार्म बजा हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं बस चुपचाप अपने कामों में लग गई। खामोशी से मैंने वही सफ़ेद चादर ओढ़ ली जो सालों से मेरे दुखों की हमसफ़र बनी हुई थी। कुछ ही देर में बैठक की तरफ से बातों की आवाज़ आने लगी, हंसी, सवाल जवाब, चाय की चुस्कियों के बीच फुसफुसाहट। फिर नीलिमा आई। उसने धीरे से बोला, वो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, मैं तैयार हो जाऊं। मैंने उसकी आंखों में देखा, वह कुछ कहना चाहती थी पर खुद को रोक रही थी। धीरे से बोली, तू चादर में ही रहना, नज़रें नीची रखना और कुछ मत कहना। जैसे वह भी उस बात को बोलते हुए टूट रही थी, मानो उसका दिल भी डर रहा था और कहीं कुछ बिखर ना जाए। मामी भी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उसने बस इशारे से कहा, चलो, देर हो रही है। मैंने चादर ओढ़ी और धीरे से बैठक की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, सारी नज़रें एक पल के लिए मुझ पर उठी। फिर चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सामने बैठे लड़के के पापा ने मुझसे नज़रें चुरा ली और एक औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर अपने मन में शायद कुछ तय कर लिया हो। क्या यही लड़की है वह? उस औरत ने मामी से पूछा। हाँ जी, यही है, मामी ने कहा। थोड़ी कमज़ोर है लेकिन दिल की बहुत साफ है। झूठ उस वक्त जैसे उनके होंठों से आदत बनकर फिसल रहा था। फिर उस औरत ने शक से कहा, तस्वीर से तो यह काफ़ी अलग लग रही है। फिर मामी ने मेरी तरफ देखा और बिना मेरी इजाज़त के चादर तेज़ी से खींच दी। देख लीजिए, शक्ल सूरत जैसी भी हो, किस्मत अच्छी है। मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। चादर गिरने से उस एक पल में जो हवा चली, उसने मेरी आत्मा को छूकर हिला दिया था। और सामने बैठी औरत ने एक बार नज़र डाली और फिर नज़रें हटा ली। वो मर्द खामोशी से उठ खड़े हुए, बस इतना कहा, हम सोच कर बताएंगे, और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। पर मामी पीछे से आवाज़ देती रही, हमारी बेटी बेकार तो नहीं है, बस एक हादसा हो गया था और इसका दिल बहुत साफ है। लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया और उसके बाद मामी की हंसी गूंजने लगी। मैं कहती थी, कोई भी तुझे नहीं अपनाएगा, अब तो होश आ गया होगा तुझे बस इस बात का। मैं चुपचाप पलटी और अपने कमरे में आ गई। ना कोई आंसू, ना कोई चीख, बस एक सन्नाटा था जो आत्मा को चीरकर निकल गया था। मैं जाकर दीवार के उस कोने में बैठ गई जहाँ मैं दिन गिनती थी। आज उस दीवार पर एक और निशान लगाया, रिश्ता नंबर 3, इनकार। रात को फिर बेबस पड़ी रही। इस बार मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन प्रार्थना में कोई कमी नहीं थी। मैंने पानी पिया, आंखों से आंसू पहुँचे और बस एक ही प्रार्थना मांगी,
जो दुख देगा वह भी तेरा फैसला, जो सुकून देगा वह भी तेरा है। बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दे, बाकी सब तेरे हवाले है। मैंने शीशे को हाथ लगाया। अब भी उस पर अखबार चिपका हुआ था। मैंने अपना हाथ रोक लिया। नहीं, अभी नहीं। मुझे वो अक्स नहीं देखना जो मेरे अंदर के यकीन को तोड़ दे। अगली सुबह नीलिमा आई और बोली, तुम्हारे चेहरे के जख्म अब शायद कुछ जल्दी भर रहे हैं। डॉक्टर ने उम्मीद जताई। मैंने हौले से पूछा, क्या चमत्कार सिर्फ शक्ल में होते हैं? नीलिमा मुस्कुराई। कभी कभी यह दिल भी मांगता है, और तू खुद एक चमत्कार है जो अंदर से हो रहा है। वह असली चमत्कार है। उसके बाद मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी बदलने लगी, जैसे हर नया दिन मेरे जख्मों पर कोई मरहम लगा जाता था। वह किताबें जो धूल में दबी थी अब मेरे लिए ज़िंदगी का रास्ता बन गई थी। मेरी शादी एक अधूरा किस्सा थी और प्रार्थना मेरा सबसे बड़ा हथियार। वह लोग तो चले गए, लेकिन मेरी किस्मत अब जाग चुकी थी। मैंने खुद से कहा, अब अगर ज़िंदगी में कोई आएगा तो मैं मेरे चेहरे से नहीं, मेरे सब्र से प्यार करेगा। और मुझे लगता था कि वह लम्हा अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब मैं ऊपर वाले के हाथों से खुद को बनते हुए देख रही थी, खामोशी से, यकीन से और पूरे भरोसे के साथ। घर के पुराने संदूक में मेरी कुछ किताबें पड़ी थी, धूल में लिपटी हुई, लेकिन उसके शब्द आज भी जिंदा थे। मैंने उन्हें साफ किया, जिसे खुद को फिर से जिंदा कर रही हूँ। मामा के मोबाइल पर रजिस्टर मोबाइल का अपडेट किया और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखा। अब मुझे दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ अपने हुनर को आवाज़ देनी थी। मैंने फ्री ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऑफ कंटेंट राइटिंग में खुद को आजमाना शुरू कर दिया। दिल के किसी कोने में मामी की आवाज़ अब भी सुनाई देती थी, बस ऐसी बेकार बैठी रहती है और फ़ोन में घुसी रहती है। लेकिन मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप काम करती रही। पहला क्लाइंट अमेरिका से मिला। उसने कहा, यू राइट लाइक समवन हु हैज़ सीन द वर्ल्ड इन साइलेंस। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, साइलेंस इज़ द बेस्ट टीचर। 5 दिन में दूसरा काम मिला, फिर तीसरा काम बढ़ने लगा। मेरे अंदर का भरोसा। एक दिन मामा ने मुझसे पूछा, यह लैपटॉप कहाँ से आया? मैंने सीधा जवाब दिया, इसे मैंने अपने पैसों से लिया, काम के लिए। वह कुछ पल खामोश रहे, जैसे कुछ कहना चाहते थे, फिर चुपचाप पलट गए। मामी ने सुना तो ताना मारा, हाँ अब यह जली हुई शक्ल वाली भी कमाने लगी है, कोई रहम खा रहा होगा उस पर। मैंने मुस्कुराहट से कहा, हो सकता है, लेकिन वह रहम इज्जत से भरा था। मामी को गुस्सा आया और उन्होंने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। अब मेरा कमरा बदलने लगा था। एक छोटा सा मैकबुक, एक स्टडी टेबल और दीवार पर मेरे कामों की लिस्ट। हर दिन कुछ नया, कभी कुछ स्ट्रैटेजी, कभी कोई क्लाइंट मीटिंग। मेरे क्लाइंट की लिस्ट बढ़ रही थी और उसके सुझाव मेरे लिए सबक बनते जा रहे थे। एक क्लाइंट ने मुझसे एक दिन कहा, यू आर मोर रियलेबल देन मोस्ट फेस आई हैव सीन। सुबह तुम्हारा भेजा काम देख रहा था, पता नहीं क्यों तुम बहुत याद आने लगी। ऐसे लगा जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे शब्द हर लाइन में शामिल हो। मैं स्क्रीन को देखती रही, कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन आंखें भीग गई। मैं जानती थी उसे सच नहीं पता था। उसे नहीं मालूम था कि जिससे वह बातें कर रहा था वह उस समाज की नज़रों में आम नहीं है। फिर एक दिन मैंने फैसला लिया कि उसे खुद से दूर रहने का इशारा दूं। मैंने एक छोटी सी मेल भेजी, मैं बस एक वर्कर हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको उलझा सकती हैं। उसका जवाब आया, उलझनों को समझना ही तो इंसान की असली पहचान होती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उससे बात करना थोड़ा कम कर दिया। 2 दिन तक कोई मैसेज नहीं आया। तीसरे दिन उसने लिखा, तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं अच्छे से समझता हूँ, लेकिन अगर कभी लगे कि मैं सुनने के काबिल हूँ तो बिना झिझक बात कर लेना। पहली बार किसी ने मेरे इनकार को भी इजाज़त दी थी।
मैंने अपने दिल को सख्ती से पकड़ा हुआ था। खुद से कह रही थी, यही यही वह दुनिया नहीं जहाँ सपने सच होते हैं। लेकिन फिर दिल ने एक सवाल किया, अगर ऊपर वाला चाहे तो क्या सपना भी हकीकत नहीं बन सकता? उस रात मैं बहुत देर तक यही सोचती रही। उस क्लाइंट की हर बात कहीं ना कहीं दिल पर लिखती जा रही थी। अब समझ में आ रहा था कि नयन शायद कोई अजनबी नहीं है, बल्कि सिर्फ देर से आने वाला कोई अपना है। कभी कभी कुछ लोग हमारी आत्मा में ऐसे छू जाते हैं जैसे जन्मों से कोई रिश्ता हो। लेकिन दिमाग अब भी डर रहा था, जब सच सामने आएगा, जब वह मेरा चेहरा देखेगा तो क्या वह पलट नहीं जाएगा? काम पूरा होने के बाद नयन ने कॉल करने को कहा, सिर्फ ऑडियो कॉल, वीडियो नहीं। मैंने सोचा ये मामूली बात है, लेकिन दिल की धड़कनें तेज होने लगी। फिर उसने अचानक कहा, मेघना, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम मिलें, बस आमने सामने बैठकर खामोशी से बातें करें? मेरा दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। मैंने कमरे की दीवारों को देखा, हाथ खुद व खुद चेहरे तक चला गया, जैसे वह जला हुआ हिस्सा अभी भी ढका हो। वो बोला, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या यह मुमकिन है? इस बार उसकी आवाज़ भी नरम थी, जैसे उसे भी डर हो कि मैं मना ना कर दूँ। मेरी उंगलियाँ कीबोर्ड पर ठहरी रही। फिर मैंने धीरे से लिखा, मेरी हकीकत तुम्हें हिला सकती है। कुछ लम्हों बाद उसका जवाब आया, कभी कभी किसी की आत्मा इतनी साफ होती है कि वह चेहरा नहीं, दिल से देखी जाती है। मैंने तुम्हारी आत्मा देखी है। मैंने फ़ोन रख दिया और आंखें बंद कर ली। दिल की गहराई में एक सुकून था, लेकिन अब वह सूनापन भी सुकून देने लगा था। सालों बाद किसी ने मुझे ऐसे शब्द दिए थे जो सीधे दिल में उतर गए थे। उसी दिन मैंने पहली बार शीशे को देर तक देखा था, अखबार को का वह कोना हटाया और जब खुद की आंखों में झांकने की हिम्मत की। फिर खुद से पूछा, अगर वो मुझे इस हालत में भी अपनाए तो क्या मैं खुद को फिर से पा सकूंगी? मैंने फ़ौरन अखबार वापस चेहरे पर चिपका लिया और ज़मीन पर बैठ गई। उसी रात नयन का एक और मैसेज आया, अगर तुम मेरे सामने आओ और तुम्हारा चेहरा वैसा ही हो जैसे दुनिया नहीं चाहती है, तब भी मैं तुमसे प्यार करूँगा, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह तुम्हारा चेहरा नहीं, वह तुम खुद हो। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसी वक्त ऊपर देखा और प्रार्थना की, अगर यही मेरा नसीब है तो मुझे कोई चमत्कार दे दे, कोई एक इशारा जो सिर्फ तू दे सकता है। अगली सुबह मैंने पहली बार लैपटॉप खोला, कैमरा सेटिंग देखी, उंगलियां कांप रही थी, लेकिन दिल जैसे धीरे धीरे बोल रहा था, अब वक्त आ गया है। मैंने नयन को मैसेज किया, क्या तुम कल शाम को वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो? उसका फ़ौरन जवाब आया, यस, एनी टाइम यू से। मैंने सिर्फ इतना लिखा, कल शाम। अगले दिन भर में मैं दिन भर खामोश रही। दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। नीलिमा ने पूछा, आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है? सब ठीक है, मैंने जवाब दिया, बस मेरे लिए प्रार्थना करना। आज वह पल है जिससे मेरा सब कुछ बदल सकता है। शाम को मैंने खुद को तैयार किया, हल्की सी चादर ओढ़ी और कैमरा ऑन किया, लेकिन अभी कॉल नहीं की। बस वहीं बैठी रही, सोचती रही कि अगर वह मुझे देखकर खामोश हो गया तो क्या मैं फिर से टूट जाऊंगी? अगर उसकी आंखों में झिझक दिखी तो क्या मेरे जख्म फिर से हरे हो जाएंगे? लेकिन इस बार दिल की आवाज़ थोड़ी अलग थी। अब तो हिम्मत करनी पड़ेगी, या तो टूट जाएगी या फिर खुद को पालूंगी। मैंने दोबारा से प्रार्थना की, बस यही कहा, मेरी इज्जत बचा लेना। मैंने नयन की कॉल रिसीव की। मैंने आंखें बंद कर ली, कुछ पढ़ने लगी, फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर कैमरा ऑन किया। दूसरी तरफ खामोशी थी और फिर कुछ लम्हे के बाद उसकी धीमी सी आवाज़ आई, तुम्हारी आंखें वही हैं जो मैंने सोची थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कैमरा बंद किया और सिर्फ इतना लिखा, शुक्रिया, तुमने मुझे मेरी नज़रों से कीमती बना दिया। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला, लेकिन यह ज़रूर समझ आ गया था कि
कि शायद मेरी कहानी अब ख़त्म नहीं हो रही, बस एक नया रास्ता खुल रहा है। वह भी सच्चाई के साथ नयन का वह वीडियो कॉल अब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अब भी मेरे वजूद में बाकी था। उसने कुछ नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं, बस मेरी आंखों को पहचान लिया और उसकी एक बात ने मेरे अंदर के सवालों पुराना दर्द तोड़ दिया। तुम्हारी आंखें वही हैं, लेकिन मेरे दिल में एक और बात अभी भी अटकी हुई थी। मैं पूरी तरह से देख ना लूँ जब तक कि मैं कैसे मान लूँ कि सब ठीक हो रहा। मैंने शीशे में खुद को देखना आसान नहीं था। कई बार, कई मौसम, कई महीने बीत गए, मैंने चेहरे को जले हुए। अब सच से सामना करना होगा, चाहे कुछ भी हो। वह रात का वक्त था, बाहर हल्की हल्की सी बारिश हुई थी। मैं खिड़की के पास गई, बूंदें कांच पर आ रही थी। मन में जैसे कोई नया रास्ता खुल रहा था। अंदर से आवाज आई, यही वो वक्त है तुम खुद को माफ करने का। अब डरना नहीं है। जुबान पर एक ही बात आई, मुझे वही दो जो मेरे लिए बेहतर है। धीरे धीरे आंखें बंद हो गई। शायद अब मैं थक गई, ये शायद आत्मा का सुकून मिल गया था। सपने में फिर से वही चेहरा आया जो कई बार आ चुका था, लेकिन इस बार वो बहुत पास आ, बिल्कुल साफ। उसने सिर्फ एक ही बात कही, तेरी प्रार्थना पूरी हो गई। सुबह शीशा देखना, मैं चौंक गई। यह सपना था या कोई सच्ची बात? सुबह मेरी आंख खुली तो खिड़की में सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। दिल में अजीब सी हलचल थी। यह आम सुबह नहीं थी। कमरे में एक हल्की सी खुशबू थी, शायद नयन के भेजे फूल थे, या शायद मेरे दिल की खुशबू थी जो बाहर आ रही थी। मैंने बिस्तर के नीचे से वह अखबार में लिपटा पुराना शीशा निकाला और उस शीशे को मैंने कब से छुपा कर रखा था। धीरे धीरे अखबार हटाई, जैसे वक्त की परतें खुल रही। शीशा साफ किया, कांपते हाथ थे, आंखें बंद थी। फिर भी गहरी सांस लेकर शीशा अपने हाथ में लिया। जुबान के ऊपर एक ही नाम था। आंखें धीरे से खोली। मैं वहीं बैठी रही, गोद में रखा शीशा उस वक्त देखती रही, लेकिन इस बार बिल्कुल चेहरा बिल्कुल साफ था। ना कोई जलन के निशान, ना कोई किसी जले हुए के निशान। मेरे होंठों पर सिर्फ एक ही बात थी, तेरा शुक्र है ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे फिर से मेरा हौसला लौटा दिया। मैं अपनी उंगलियों से अपने चेहरे को छूती रही, जैसे हर एहसास को महसूस करके खुद को यकीन दिला रही थी कि हाँ, यह मैं ही हूँ। तभी नीलिमा कमरे में आई। मेरी हालत देखकर कुछ पल ठिठकी रही, फिर धीरे से पास आई। मेरे चेहरे को देखकर उसकी आंखों में भी हैरानी आ गई थी। तुम्हारा चेहरा। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, हाँ, यह मैं हूँ। ऊपर वाले ने जो मुझसे छीन लिया था वही अब लौटा दिया है, और शायद पहले से भी बेहतर बना दिया है। वह पास आ गई, मेरे चेहरे को दोनों हाथ से थाम कर बोली, मेघना, यह तो करिश्मा हो गया। मैंने ऐसी स्किन, ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा। यह तो जैसे कोई ऊपर वाले की दस्तक है। मैं हंसी, लेकिन वह हंसी किसी शोर की नहीं थी। वह हंसी उस आज़ादी की थी जो मैं एक लंबी कैद के बाद मुझे मिली थी। मैंने वही शॉल ओढ़ रही थी जिसे मामी ने ताना मारकर मेरे ऊपर फेंका था। जले हुए लोग कुछ नहीं होते, लेकिन आज वही शॉल जैसे मेरी जीत का झंडा बन गई हो। मैंने नयन को वीडियो कॉल का मैसेज भेजा, अगर अब भी देखना है तो देख लो, आज सच का चेहरा सामने है। उसका फौरन जवाब आया, मैं तैयार हूँ, जितनी तुम हो। कॉल शुरू हुई। मैंने गहरी सांस ली, अपनी धड़कनों को समेटा और फिर कैमरा ऑन किया। दूसरी तरफ नयन का चेहरा उभरा हुआ। वह बस मुझे देखता रहा, हैरान, खामोश, जैसे उसकी सांस अटक गई हो। कुछ पल बाद उसने गहराई से सांस ली, बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हारी आंखें वही हैं जो मैंने अपने ख्वाबों में देखी थी। लेकिन आज जो देख रहा हूँ वो सिर्फ ख्वाब नहीं है, वो ऊपर वाले का जवाब भी है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल से जैसे कोई बोझ उतर रहा था। मैं वही हूँ जो कल तक खुद से खुद छुपती फिरती थी। मैंने कहा, आज सपना पूरा सच तुम्हारे सामने रख रही हूँ, उसने धीमे से कहा, और मैं तुम्हें बस सच्चाई से सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, जो तुम हो वैसी ही। मैं खामोश थी, फिर सिर्फ सुन रही थी। क्या अब तुम मुझसे शादी के लिए राजी हो? उसकी आवाज़ में अब सवाल नहीं, बस एक उम्मीद थी। मैंने नज़रें उठाई, उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं राजी हूँ, अगर ऊपर वाला भी राजी है। वीडियो कॉल ख़त्म हो गई, लेकिन उस पल जो तसल्ली दिल में उतरी थी वह बहुत गहरी थी। उसी समय मामी कमरे में आ गई।
शायद किसी ने उसे बता दिया था कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही। उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर जाकर टिक गई। वह मुझे गौर से देखती रही। यह कैसे हो सकता है? वह बड़बड़ाने लगी। वह बहुत वही पल था जब मैं अपने आप को पूरा महसूस कर रही थी, लेकिन मेरी रोशनी शायद अब उनके चेहरे का अंधेरा और गहरा कर गई थी। अगली सुबह मैंने पहली बार खुले आसमान के नीचे बैठकर नाश्ता किया। नीलिमा मेरे साथ थी। मामा दूर से हमें देख रहे थे, जैसे उन्हें अब यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब हकीकत है। मामी दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी नज़रें अब भी मुझ पर जमी हुई थी, जैसे कोई दुश्मन को देख रहा हो। शाम होते ही गली की एक औरत आकर उनसे बोली, बधाई हो, सुना है बिल्कुल ठीक हो गई है। ऊपर वाले ने कमाल कर दिया। मामी ने उन्हें तीखे अंदाज में जवाब दिया, कौन सा करिश्मा, सब कुछ दिखावा है। वह कोई मेकअप या प्लास्टिक, कोई सर्जरी का कमाल है। सब झूठ है। और झूठ गुस्से से घर के अंदर चली गई। फिर वह दीवानी होकर चिल्लाने लगी, मैंने इसे जलाया था। मैं जानती हूँ कैसे जली थी। यह ठीक हो ही नहीं सकती। झूठ है यह सब। मामा ने उन्हें रोकने की कोशिश करी। बस करो, ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि वह बच गई। लेकिन उन्होंने झटकते हुए कहा, नहीं, अब की बार अगर एक बार जलाने से कुछ नहीं हुआ तो मैं उसे दोबारा जलाऊंगी। उनकी आंखों में पागलपन उतरा हुआ था। मामी की चाल डरावनी हो चुकी थी। वह सीधे किचन की तरफ गई, हाथ में तेल का डिब्बा उठाया, गैस जलाया और आग के पास जाकर खड़ी हुई। अब की बार बचने का मौका नहीं मिलेगा। उनकी यह बात जैसे खुद ऊपर वाले ने सुन ली थी। फर्श पर फैली चिकनाई में उनका पैर फिसल गया और उबलता हुआ तेल उनके हाथ से छूटकर सीधा उनके ऊपर ही जा गिरा। आह, जल गई, मैं जल गई। उनकी चीख पूरे घर को दहला गई। सब लोग दौड़े किचन की तरफ। मैं भी भागी। दिल कांप रहा था। किचन में दाखिल होते ही मैंने उन्हें फर्श पर तड़पते हुए देखा। चेहरा और दर्द से भरा। वही डर जो कभी मेरे अंदर बसा हुआ था। मैं चुपचाप उनके पास गई, उनके पास बैठी और धीरे से कहा, यह तो वही तेल है ना जो मेरे लिए रखा गया था। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में जब मैं उन्हें देखने गई तो कमरे में दाखिल होते ही मामी ने मेरी तरफ देखा। नज़रों में वही दर्द, वही शर्मिंदगी और एक भारी सी चुप्पी थी। पर आंखों में कुछ कहने की हिम्मत अब भी बाकी थी। मैं बिना कुछ कहे उनके पास जाकर बैठ गई। उनके कांपते हाथों से मेरे हाथ थामने की कोशिश की। जैसे तैसे पकड़ा और रूंधे गले से बोली, मेघना, मैं बहुत बुरी औरत हूँ। मैंने किसी का दर्द नहीं देखा, ना तेरा ना किसी का। लेकिन आज समझ आया, जब तक इंसान खुद नहीं जलता तब तक किसी और का जख्म नहीं समझता। मैं तुझसे कुछ नहीं मांग सकती, सिर्फ तेरी माफ़ी चाहिए। मैं कुछ पल चुप रही। उनके चेहरे पर उन पुराने निशानों की जगह पछतावे के निशान थे। मामी, मैंने धीरे से कहा, आपको माफ़ी मेरी तरफ से नहीं चाहिए। ऊपर वाला तो कब का आपको माफ़ कर चुका है, वरना आज आप जिंदा भी ना होती। मैं तो बस उसकी राह पर चल रही हूँ। उन्होंने रोते हुए मेरा हाथ चूमा और पहली बार ऐसा लगा कि वह औरत जो मुझसे नफरत करती थी अब मेरी अपनी हो गई। कुछ दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। चेहरा अब पहचानने में नहीं आता था, लेकिन जो पहचान बदली थी वह उनके अंदर की थी। वह अब हर उस औरत से माफ़ी मांगती थी जो किसी भी वजह से टूटती थी, और हर उस इंसान के लिए प्रार्थना करती थी जिन्होंने कभी दर्द दिया था। घर से लौटते वक्त नीलिमा ने मेरी तरफ देखा और कहा, मेघना, तूने इस कहानी को वहीं ख़त्म किया जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, पर एक नए मकसद के साथ। सिर्फ अपनी कहानी नहीं, किसी और की ज़िंदगी भी बदल दी। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। नफरत से तो कुछ नहीं बचता, ना ही इंसान और ना ही आत्मा। लेकिन माफ़ी से शायद जख्म नहीं भरते, पर पर्दा सहने लायक हो जाते हैं। उस दिन के बाद मैंने खुद को एक वादा किया, अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए होगी जो टूट चुके हैं, जिन्हें ज़िंदगी ने जला डाला है। क्योंकि अब मैं जानती थी, अगर इंसान होता है तो वह बस ऊपर वाला ही करता है। सिर्फ हर वक्त सही तरीके से। मामी ने धीरे धीरे आंखें उठाई, जैसे मेरी पहचान करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर रुक कर बोली, मैं हार गई मेघना। मैंने उनकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया,
नहीं मामी, आप जीत गई हो। उनकी जवाब में वह नफरत नहीं थी जो कभी उनके कहने के उनके हर शब्दों में होती थी। अब उसमें एक थकी हुई सच्चाई थी। मैंने तेरा चेहरा जलाया था ना। उसकी आंखें झुक गई और ऊपर वाले ने मेरा ही चेहरा जला दिया। माफ़ कर दे, बहुत सताया है तुझे मैंने, बहुत ज़्यादा। उनकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई थी। मैं कुछ देर चुप रही, फिर उनकी आंखों में देखा। वहाँ अब नफ़रत का जहर नहीं था, बस पछतावे की नमी थी। मैंने उनका पछतावा कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया। मेरा चेहरा ऊपर वाले ने बचा लिया मामा, और साथ में दिल की से नफरत रखने का हक भी छीन लिया। मैं आपको माफ़ करती हूँ। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जैसे सालों की जमी धूल एक ही पल में धुल गई हो। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। बस एक बार कह दे, तूने मुझे माफ़ कर दिया, शायद मेरा दिल हल्का हो जाए। मैं पास बैठ गई, बस सुकून से भरा साफ आवाज़ में बोली, मैंने आपको माफ़ कर दिया मामी। कमरे का माहौल बदल गया था। वहाँ अब कोई नफरत, कोई शिकायत नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक माँ थी जो अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा थी। उसी पल दरवाज़ा खुला और नयन अंदर आया। कुछ कदम चलते हुए मेरे पास आकर बैठ गया। मेरा हाथ थाम कर उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारी आत्मा से चाहता हूँ। मामी ने यह सुना और आंखें बंद कर ली। शायद अब उन्हें यकीन हो गया था कि ऊपर वाले का इंसाफ धीमा होता है पर होता पूरा है। मैंने नयन की तरफ देखा और कहा, जब ऊपर वाले की तरफ से मुश्किल आती है तो इज्जत भी उसी शाम वापस लौट आती है। कुछ ही दिन बाद मामी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब वह व्हील चेयर पे थी। चेहरा और कंधे पूरी तरह से झुलसे हुए थे। जो औरत मोहल्ले में सबको ताना मारती थी, अब खुद हर आने जाने वाले की आंखों में माफ़ी ढूंढती थी। उनका चेहरा बदल गया था और दिल में हमारी शादी बहुत और सादगी से हुई थी। कोई शोर नहीं, ना कोई तामझाम था, बस कुछ अपने लोग और एक सच्ची प्रार्थना। नयन मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया। अब जिंदगी की हर राह सुकून से भरी लग रही थी। शादी के बाद जिंदगी बदली, पर मेरी कहानी, मेरा दर्द, मेरा हौसला अब भी मेरे साथ था। मैंने अपने ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना मांगी, मुझे शुक्रगुजार बना देना और एक ऐसा दिल देना जो माफ़ करना जानता हो। शाम के वक्त मामी अक्सर घर के बाहर व्हील चेयर पर बैठती। बच्चे उनके पास आते, बातें करते और वही चुपचाप सुनती रहती। एक दिन मैं उनके पास से गुजरी तो उन्होंने धीमे से मुझे बुलाया। मैं पास गई तो रोने लगी। मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं रही। मैंने उनका हाथ थामा और बहुत सादगी से जवाब दिया, जब ऊपर वाला माफ़ कर चुका है तो हम कौन होते हैं दरवाज़ा बंद करने वाले। अब मोहल्ले की औरतों को वह लेक्चर नहीं देती थी जो पहले खुद दूसरों को शर्मिंदा करती थी। अब वह उन औरतों के लिए उम्मीद बनी जो खुद से नफरत कर बैठी। मैं उन्हें कोई बड़ी बात नहीं कहती थी, बस उनके पास बैठती, सुनती और जब वह रोती तो बस इतना ही कहती कि असल खूबसूरती बाहर नहीं अंदर की होती है और उनके जख्मों का हिसाब भी होता है। अगर वह सब्र में ढल जाए तो मेरी शादी की एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई, जिसमें मैं सफ़ेद साड़ी में मम्मी के साथ बैठी थी। किसी ने कमेंट किया, यह वही दिन था जो आग में जलकर भी खुशबू दे गया। वह मुस्कुरा दी। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे हौसले, मेरी माफ़ी और मेरी प्रार्थनाओं की जीत थी। और जब भी मामी के आंसू बहते तो मैं सिर्फ एक ही बात कहती, मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि जब ऊपर वाले ने मुझे थामा था तब मैं अकेली भी थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और जो ऊपर वाला किसी को शान देता है, अगर कभी ले भी लेता है तो सुलझा कर, संभाल कर वापस भी दे देता है। शादी के कई महीनों की बात है। घर में सब कुछ आम लगने लगा था, लेकिन मेरे अंदर कहीं हर रोज़ कुछ नया हो रहा था। अब मैं सिर्फ ज़िंदगी को नहीं जी रही थी, मैं उसे महसूस भी कर रही थी। नयन ऑफिस चला जाता और मैं घर की खामोशी में खुद को टटोलती रहती। कहीं कोई डर तो नहीं बचा, कहीं कोई ठस तो नहीं छुपी है। पर अब तो दर्द भी दोस्त बन चुका था, जैसे पुराने जख्म जो कभी कभी हल्की सी खुजली करते हैं लेकिन अब डराते नहीं हैं। मामी अभी व्हील चेयर पर थी। उनका चेहरा अब भी जला हुआ था, पर दिल में अब दर्द था, नफरत नहीं। एक शाम मैंने देखा, वह आईने के सामने बैठी थी, चुपचाप खुद को देख रही थी, जैसे किसी अनदेखे को पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैं पास गई। उन्होंने धीमे से पूछा, तू मुझे देखती है तो क्या अब भी डर लगता है?
मैंने मुस्कुरा कर कहा, पहले पहले डर लगता था, अब सिर्फ ममता महसूस होती है। वो रो पड़ी। उस दिन पहली बार उन्होंने मेरा माथा चूमा। कुछ समय बाद मेरी प्रेगनेंसी का पहला महीना था। मैं नयन को बताने से पहले सबसे पहले मामी के पास गई। वो बालों में कंघी कर रही थी। अब वह खुद से संभलने लगी थी। मैंने धीरे से उनके हाथ पर हाथ रखा। मामी, घर में कोई आ रहा है। वो पलटी। आंखों में सवाल भी थे और उम्मीद भी। क्या मतलब? मैंने मुस्कुराकर पेट पर हाथ रखा। एक सेकंड के लिए जैसे सब कुछ थम गया। फिर उन्होंने खुद को व्हील चेयर से उठाने की कोशिश की और फौरन संभलने के लिए दौड़ी। मैं नानी बनने वाली हूँ। मैंने सर हिलाया। हाँ मामी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, जैसे कोई अपना अधूरा सपना पूरा होते हुए देख रही हो। प्रेगनेंसी के कुछ महीने बीतते गए। नयन मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी हर सुबह हर शाम में उसका हाथ होता। और मामी, वो मेरी मामी से मेरी मम्मी बन चुकी थी। अब वह हर दिन मेरे लिए काढ़ा बनाती, नींबू पानी में शहद मिलाकर लाती और मेरी थकी आंखों को मैं तेल लगाकर कहती, थोड़ा आराम कर ले बेटा, बच्चे को थकान मत दे। मुझे लगता था शायद माँ बनते बनते मेरी मामी खुद भी फिर से एक बार माँ बन रही है। फिर वह रात आई जब मैं हॉस्पिटल में थी। दर्द बहुत था लेकिन डर बिल्कुल नहीं। नयन का हाथ मेरे हाथ में था। मामी मेरी आंखों के पास बैठी थी और ऊपर वाले से कुछ मांग रही थी। शायद पहली बार उन्होंने ऊपर वाले से मेरे लिए प्रार्थना की थी। और फिर उसने जन्म लिया, छोटा सा नरम सा बच्चा, जैसे ऊपर वाले की तरह से मेरी ज़िंदगी का तोहफा। नयन की आंखों में आंसू थे, मामी की हथेलियाँ प्रार्थना में। अब हमारे घर में एक नई सुबह होती जो बच्चे की हंसी से शुरू होती। मामी अब नानी बन चुकी थी और सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट उनके हिस्से में आती है। कभी कभी वह बच्चे को गोद में लेकर रोती है और धीरे से कहती है, मैं तुझे नहीं, खुद को भी माफ़ कर रही हूँ। मैं जानती हूँ यह वही मामी है जिन्होंने कभी मुझे जलाया था, लेकिन अब वह मामी मेरी माँ है, मेरी सास है और मेरे बच्चे की नानी भी बन गई है। पर कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हर बार मैं अपने शीशे में खुद को देखती हूँ तो मुझे अपनी वह सूरत नहीं दिखती जो जली थी, बल्कि वह आत्मा दिखती है जो हर दर्द से उठकर आज भी मुस्कुरा रही है। और मैं बस ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना मांगती हूँ, जिन्होंने मुझे तोड़ा है उन्हें मैं कभी जोड़ सकूँ, जिन्होंने मुझे रुलाया है उन्हें मैं हंसी दे सकूँ, क्योंकि मुझे ताकत चाहिए, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि माफ़ करने के लिए। अब हमारे घर में एक और आवाज़ जुड़ गई थी, हमारे बेटे के छोटे छोटे हाथ, वो नन्ही मुस्कान और उसकी मासूम नीयत मेरे हर जख्म पर मरहम की तरह थी। हर सुबह उसकी किलकारियाँ सुनकर लगता जैसे ज़िंदगी अब दोबारा जन्म ले चुकी हो, जो इस बार नन्ही हथेलियों में बसी हो। नयन अब पहले से ज़्यादा जिम्मेदार और संजीदा हो गया था। ऑफिस से आने के बाद सीधे बच्चे को गोद में उठाता और घंटों बातें करता। कभी कभी मुझसे कहता, यह बच्चा नहीं, ऊपर वाले की तरफ से तोहफा है, तुम्हारे हिस्से की हर तकलीफ़ का जवाब है ये। मैं चुप रह जाती, लेकिन दिल अंदर से कहता, यह जवाब है और साथ ही इनाम भी। कुछ ही महीने बाद बच्चे का नामकरण रखा गया। हमने उसका नाम रोशन रखा, क्योंकि वह वाकई ही मेरी अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आया था। नामकरण की रस्म में मोहल्ले की कुछ औरतें आई थी, वही जो कभी मामी के तानों में हाँ मिलाती थी और मुझे शक और तरस की निगाह से देखती थी। लेकिन इस बार जब वह आई तो उन्होंने मामी के पैर छुए और कहा, भाभी आप तो अब बहुत बदल गई हैं, इस घर की हवा अब सुकून देती है। तो मामी मुस्कुराकर बस यही बोली। जिस दिन मैंने माफ़ी मांगी उस दिन ऊपर वाले ने मुझे सुकून दे दिया। मैंने देखा वह औरत जो कभी मेरी जलती चीख पर भी चुप रही थी, अब दूसरों को सबक दे रही थी। एक दिन की बात है, नयन अपने ऑफिस में था, मामी रोशन को सुला रही थी और मैं घर की बालकनी में बैठी एक डायरी लिख रही थी। मैं अक्सर अपने एहसासों को लिख लिया करती थी, क्योंकि अब वह दर्द नहीं देते थे, वह मेरी ताकत बन चुके थे। मैंने लिखा, मैं अब भी वही लड़की हूँ जिसके चेहरे पर जख्म है, लेकिन आत्मा में अब रोशनी और सुकून है। मैंने उन्हें माफ़ किया क्योंकि मैं बंधी रहना नहीं चाहती थी। मैंने सब्र किया
क्योंकि मुझ में चीखने की ताकत नहीं थी। और आज मैं जी रही हूँ बिना किसी बोझ के। मैंने अपनी डायरी बंद की और ऊपर देखा। बालकनी से सूरज ढल रहा था, लेकिन आसमान सुनहरी चमक से भरा था। शायद यही ज़िंदगी थी, जब बीते हुए दिन ढल जाए और उनके पास सिर्फ रोशनी बची रह जाए। कुछ ही हफ्तों बाद मैंने एक एनजीओ शुरू किया, सब्र और साया के नाम से। यहाँ वह लड़कियाँ आती थी जो किसी हादसे का शिकार हुई थी। एसिड अटैक, घरेलू हिंसा, ताने, तलाक या समाज के ठुकराए हुए दर्द। मैं उनसे सिर्फ अपनी कहानी नहीं कहती थी, मैं उन्हें सुनती थी, क्योंकि मैंने जाना था कि सबसे बड़ी राहत तब मिलती है जब कोई सिर्फ सुने बिना जज किए। मामी भी अब उस एनजीओ में साथ देती। कभी किसी लड़की के लिए दुपट्टा सिल देती, कभी किसी के घाव पर हल्दी वाला लेप लगाती। एक दिन उन्होंने कहा, जब मैंने तेरा चेहरा जलाया था उस दिन मेरा दिल भी राख हुआ था। आज जब मैं किसी का जख्म धोती हूँ तो लगता है मैं अपने ही पापों को धो रही हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, आप अब पहले जैसी नहीं हैं, आप तो अब हमारे लिए प्रार्थना बन गई हो, एक माँ बन गई हो। समय बीतता गया, रोशन स्कूल जाने लगा। हर सुबह वह मुझसे लिपट कर कहता, मम्मा आप सबसे सुंदर हो। मैं हंस देती, सोचती कि जब कोई तुम्हें बिना वजह अच्छा कहे तो समझ जाना कि ऊपर वाले ने सच में तुम्हें खूबसूरत बना दिया है। आज कई साल बाद जब मैं उसी आईने के सामने खड़ी होती हूँ जहाँ कभी अपने चेहरे के जलने के बाद मैंने खुद को देखने से मना कर दिया था, अब मैं वहाँ खड़ी होती हूँ, वह भी मुस्कुराते हुए। मेरे पीछे रोशन खेल रहा होता है, नयन चाय की ट्रे लेकर आ रहा होता है और मामी खिड़की के पास बैठ सुकून से देख रही होती है। और मैं सोचती हूँ, जिन हालातों ने मुझे तोड़ा था अब वही हालात मेरी ताकत बन चुके हैं। जिन लोगों ने मुझे गिराया था उन्हीं के साथ मिलकर मैंने उठना सीखा है। और सबसे ज़रूरी बात, मैं अब किसी से नफरत नहीं करती, क्योंकि मैंने खुद को माफ़ किया है। एक आखिरी बात, अगर आप कभी उस लड़की से मिलें जिसे ज़िंदगी ने तोड़ा हो तो आप उसे सलामती दीजिए, उसका साथ दीजिए, जिससे वह उठ सके। क्योंकि जो ज़िंदगी के अंधेरों से निकलकर रोशनी तक पहुंची है वह किसी की उम्मीद बन सकती है। और मैं अब सिर्फ एक जिंदा लड़की नहीं बल्कि एक मिसाल हूँ। और यहाँ से शुरू होती है मेरी एक नई ज़िंदगी, रोशन से भरी हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।